तो आज के टाइम का मतलब है कि जो भी दिन, महीना, साल जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं कोविड से जस्ट पहले की बात करता हूं या फिर कोविड के बाद जो 5 साल गए हैं और इन 5 सालों में हमें मार्केट के जो डिफरेंट साइकिल्स हमें देखने को मिली हैं, अगर मुझे आज के टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी तो मैं किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, जिससे कि मेरा जो रिस्क है वो सही से मैनेज रहे, जितनी मुझे ज़रूरत है और जितनी मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मुझे सही रिटर्न्स भी मिल पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 6 ज़रूरी पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आज के टाइम पे करना चाहिए। तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी काम की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, फिर चाहे आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक्स और इंडेक्सेस में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो इन सभी चीज़ों को और डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करे, रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करे और आपको वो सभी स्मार्ट टूल्स प्रोवाइड करे जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को और भी इफेक्टिव बना पाएं। और ये सभी कुछ आपको मिलेगा ब्लिंकएक्स पे। ब्लिंकएक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक मार्केट कंडीशन में सपोर्ट करता है। मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे साइडवेज ही क्यों ना मूव करे, ब्लिंकएक्स आपको रिसर्च कॉल्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स और वो सभी स्मार्ट टूल्स प्रोवाइड करता है जो आपको मार्केट के हर एक मूव का फायदा उठाने में मदद करते हैं। आप एनएसई एफएनओ, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओज में अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस और दूसरे हिडन फी की टेंशन लिए बिना। ब्लिंकएक्स के प्लान्स बहुत अफोर्डेबल हैं, 249 फॉर 2 मंथ्स, 599 फॉर 6 मंथ्स और 899 फॉर अ होल ईयर। और हाँ, ब्लिंकएक्स आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, एडवांस स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉचलिस्ट जैसे एडवांस टूल्स भी देता है। और साथ ही आपको रिसर्च कॉल्स के थ्रू पता चलेगा कि आपको कब एंटर करना है, स्टॉप लॉस कहां पर पुट करना है और किस टारगेट पे आपको एग्जिट करना है। ये सभी कुछ आपको क्लियर टाइम फ्रेम के साथ मिलता है। तो मार्केट में मिलने वाली डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाइए ब्लिंकएक्स के साथ। इट्स अ ट्रेडर थिंग। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ब्लिंकएक्स पे बनाइए और अपनी ट्रेड्स को और भी स्मार्टर बनाइए। तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सबसे पहला सवाल जो मैं अपने आप से करता वो ये कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि 1 मिनट रुक के आपको भी अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों करना चाहते हैं। अब आप भी सोचोगे कि यार इस सवाल में इतनी बड़ी चीज़ क्या है। हर किसी को पता है कि वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी जवाब यही है तो ये एक सही क्लियर जवाब नहीं है। ऐसा क्यों है, इसी पॉइंट में आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला जो पहला पॉइंट है कि व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज के इस वीडियो का सबसे लंबा पॉइंट है। तो मेरी आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी कि इस पॉइंट को आप बार बार स्किप करके मत देखना। इस पॉइंट को शुरू से लेकर एंड तक आप एक बार ठीक से समझ लीजिए। जिसने इस पॉइंट में कही गई सारी बातों को समझ लिया, मुझे लगता है कि 75% अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उसकी यहाँ पर बन जाएगी। उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी स्मूथ और आसान हो जाएगी। तो इस सवाल का अगर आपका जवाब है कि मैं अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहता हूँ इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक सवाल आपके लिए और बन जाता है कि आप अपनी वेल्थ को कितना ग्रो करना चाहते हो। ये कैसे पता चलेगा कि आप अपनी वेल्थ को सही तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब कोई तो लिमिट होगी ना, कोई तो पैरामीटर होगा ना। तो अगर आपके पास या किसी भी इन्वेस्टर के पास इसका क्लियर जवाब नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टर बस रैंडमली कहीं पर भी इन्वेस्ट करता रहेगा। कभी किसी स्टॉक में पैसा डाल दिया, कभी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, इतने सारे म्यूचुअल फंड इकट्ठे कर लिए कि 12-15 म्यूचुअल फंड्स हो गए और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके जो रिटर्न्स हैं वो बस राम भरोसे चलते रहेंगे और आपको ये वहम रहेगा कि मेरी वेल्थ जो है बहुत इफेक्टिवली ग्रो कर रही है, मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपने कहीं से सुन लिया है कि ये एक बहुत ही आसान तरीका है पैसे से पैसा बनाने का, तो आप भी अपना पैसा लेकर आ गए हैं क्योंकि आपको भी जल्दी से जल्दी पैसे से पैसा बढ़ाना है। अगले 4-5 साल में आपको 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको एक घर बनवाना है, आपको एक अच्छी सी कार खरीदनी है या फिर आपके बच्चे को 5 साल के बाद किसी कॉलेज में, किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अगले 4-5 साल में करना चाहते हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भैया, आपने जो कहानी सुनी है वो पूरी कहानी नहीं है। सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट की असलियत को समझ लीजिए, उसके बाद अपना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना। तो जो रिटर्न्स की कहानी आपने यहाँ पर सुनी होगी वो 99% केस में आपने कोविड के बाद की कहानी सुनी होगी। लेकिन अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ कोविड से पहले जो 5 साल गए थे, यानी कि जनवरी 2015 से लेके जनवरी 2020 तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ, यह 1 जनवरी 2015 से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करता हूँ, यानी कि 2 जनवरी 2020 तक की, मतलब ये वाला पॉइंट आप मान के चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये हैं 46.98, मतलब हम राउंड ऑफ में मान लेते हैं
47% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 47% के रिटर्न्स का मतलब है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता जनवरी 2015 में, यानी कि अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया होता 1000 रुपीज़ एज लमसम इन्वेस्टमेंट्स जनवरी 2015 में, तो बाय द टाइम जनवरी 2020 का जो समय आया है उसके 1000 रुपये कन्वर्ट हो गए होंगे 1470 रुपीज़, और जो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं ये है 5 ईयर्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि जो CAGR यहाँ पर निकल के आ रहा है ये है 8% का। तो एक तरह से अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ की लमसम इन्वेस्टमेंट्स की होगी जनवरी 2015 में, तो जनवरी 2020 में उसको रिटर्न मिले होंगे 14,70,000 रुपीज़ के आसपास के। तो 5 साल में 4 लाख की ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर हम CAGR देखते हैं तो CAGR सिर्फ और सिर्फ 8% का है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने यहाँ पर लमसम के केस में जो रिटर्न्स दिए हैं वो FD के रिटर्न से शायद आधा % या फिर 1% ज़्यादा दिए हैं। ये हो गई कोविड से पहले की कहानी। अब जो आपने कहानी सुनी है अगर हम उसकी बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं 16 मार्च 2020 से लेके मार्च 2025 जो कि आज का समय है, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, ये है 11 मार्च 2025। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 199.45% के रिटर्न्स, यानी कि अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 200% के रिटर्न्स सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स ने ही दे दिए हैं। अगेन इसको अगर हम CAGR कैलकुलेटर में डालते हैं, यानी कि अगर किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसको मिले हैं 3000 रुपये 5 साल के ड्यूरेशन में, यानी कि CAGR बन जाता है 24.57% का। यानी कि अगेन वही बात कि अगर मार्च 2020 में किसी ने 10 लाख रुपीज़ एज लमसम इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो आज के दिन यानी कि मार्च 2025 तक आते आते उसकी वो लमसम इन्वेस्टमेंट बन गई होगी 30 लाख रुपए। तो पैसा सीधे 3 गुना हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब क्या हर 5 साल में आपका पैसा यहाँ पर 3 गुना होता रहेगा? मुझे नहीं पता, और सच बताऊं तो शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि मार्केट आगे चल के कैसे बिहेव करने वाली है। लेकिन हाँ, ये जो एक्सेप्शनल रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं कोविड के बाद, इस टाइप के रिटर्न्स दोबारा आपको मिल पाए, मतलब ऐसा मान पाना थोड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि भगवान करे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद मुझे लगता है कि भैया दीदी आप जो भी हैं, अगर आप 3 से 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो सारी इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में करें। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम एलोकेशन या तो FD में ही आप सिंपली इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें आप अपनी एलोकेशन को रखें। और थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत का मतलब है कि 20 से 25% एलोकेशन आप यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें रख सकते हैं। या अगर आप एलोकेशन को स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो साथ में आप हाइब्रिड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आप रख सकते हैं। तो कुल मिला के हो सकता है कि अगले 5 साल में आपको यहाँ पर 7 से 8% के रिटर्न्स मिल जाएं। एटलीस्ट आपका रिस्क यहाँ पर कम होगा, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है वो भी सेफ रहेगा, और साथ ही साथ आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं फिर से उसी सवाल को दोहरा देता हूँ कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, तो आपका जवाब यहाँ पर हो सकता है कि 7 या 8 साल के बाद मेरे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं 7-8 साल के लिए अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। या मेरी बेटी के लिए या बेटे के लिए उसकी शादी के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 12 से 15 साल अभी हैं। या फिर मैं रिटायरमेंट के लिए या अर्ली रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे को ग्रो करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे पास 15 से 20 साल आराम से हैं, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से आप अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं इन सभी बातों को कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे आपको बता दूं, यानी कि अगर आपके पास 6 से 7 साल या उससे ज़्यादा का समय है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास खाली 4 से 5 साल का समय है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी पॉइंट में एक सब पॉइंट आता है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर योर गोल्स। तो म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की जाती है बाय अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स एंड सेटिंग योर टाइमलाइंस। और जो भी आपका गोल है उस गोल के साथ आपको अपने म्यूचुअल फंड को अटैच करके रखना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड हो सकता है, 2 म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या फिर इवन 3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब आपका गोल रीच होने वाला होगा या फिर एक्चुअली में आपको उस गोल के लिए पैसा निकालना होगा, तो आपके पास ये क्लैरिटी होगी कि आपको किस म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालना है। तो अगर आप अपने गोल को सेफली अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक सेफ टाइमलाइन सेट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका जो गोल है वो है 7 साल का, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो 7 ईयर्स में से मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ 2 ईयर्स। अब आपके पास जो टाइमलाइन आ जाती है ये है 5 ईयर्स की।
यानी कि अगले 5 साल के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्योर इक्विटी में कर सकते हैं। जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐसा आपको क्यों करना है, -2 मैंने यहाँ पर क्यों किया है, और जो बाकी के बचे 2 साल हैं उसमें आपको क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब बात आती है प्योर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो इन म्यूचुअल फंड्स में आपका जो रिस्क होता है ये वेरी हाई होता है। और अगर कल को मार्केट में कोई टेंशन आती है, कोई करेक्शन आता है, तो उस करेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो आपके इस म्यूचुअल फंड पे भी पड़ता है, जिससे कि उस म्यूचुअल फंड से जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं ऑब्वियसली उन रिटर्न्स पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरह से मैं यहाँ पर आपको 2 साल का बफर रखने को कह रहा हूँ, यानी कि अगले 5 साल के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आराम से कीजिए। जैसा भी आपका रिस्क है उस रिस्क के हिसाब से आपको कितना एलोकेशन लार्ज कैप में करना है, कितना मिड कैप में करना है, कितना स्मॉल कैप में करना है, वो सारा एलोकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार जब आपका ये 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपके गोल को अचीव होने के लिए अब खाली 2 साल बाकी हैं, तो आपको अगले 2 साल के लिए अपने इस कॉर्पस को मूव कर देना चाहिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% कॉर्पस को डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। मैक्सिमम कॉर्पस जो आपका होगा, मे बी वो 60% हो, 70% हो, उसको आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या फिर जैसे कि मैंने बताया था कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आप रख सकते हैं। और बाकी बचा जो 25% 30% का अमाउंट है उसको आप इक्विटी में रख सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम रहेगा और पिछले 5 साल में जो आपने प्योर इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके रिटर्न्स कमाए थे, उन रिटर्न्स को आप यहाँ पर काफ़ी हद तक सेव कर पाओगे, तो नुकसान आपका यहाँ पर कम से कम होगा। सेम ऐसे ही अगर आपका गोल है 12 ईयर्स का, तो 12 - 2 आप यहाँ पर 10 ईयर्स तक कर सकते हैं, और 2 ईयर्स के लिए आप थोड़ा सेफ साइड पर रह के अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए जहां पर मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो आई एम श्योर कि ये वाली वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। तो अपने गोल्स को समझने के बाद और टाइमलाइंस को सेट करने के बाद जो अगला काम मुझे यहाँ पर करना है वो है क्रिएटिंग अ रिस्क प्रोफाइल। अब रिस्क प्रोफाइल आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे अपनी एज और अपने गोल्स के हिसाब से। अगर आपकी एज कम है तो आपके गोल्स हो सकते हैं थोड़े डिस्टेंस पे हों, काफ़ी दूर हों। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो गोल्स होंगे वो नज़दीकी ही होंगे, यानी कि विदिन 10 ईयर्स या फिर उसके अंदर के होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी एज है 30 ईयर्स के अंडर, तो जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है, अगर हम शादी की बात करते हैं, शादी के बाद अगर हम बेबी प्लानिंग की बात करते हैं, तो इस चीज़ को आज के टाइम पे लोग प्रेफर कर रहे हैं 28 से 30 साल की उम्र में। यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि आपकी एज 30 से जितनी कम है, आपके गोल्स यहाँ पर उतने ही दूर होंगे, आपके पास उतना ही इनफ टाइम होगा अपने गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो अगर आपके गोल्स दूर हैं तो आप यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चल सकते हैं। ये एग्जैक्टली होता क्या है अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो मान लीजिए कि अगर आपकी एज 30 की है तो आपके पास यहाँ पर अगले 5 साल हैं कि बाय द टाइम आप 35 ईयर्स की एज तक पहुँचेंगे, आप इन 5 साल के ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल पे लेके चल सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपकी एज है 24 ईयर्स की, तो आपके पास मोटे मोटे 10 साल या फिर 11 साल होंगे कि आप एग्रेसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एग्रेसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा पेनी स्टॉक्स में डाल दें, क्रिप्टो में डाल दें, या फिर सिर्फ अपनी एलोकेशन स्मॉल कैप में ही रखें। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब है कि हर एक कैटेगरी में उन म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा डालना जहां पर रिस्क हाई हो और रिस्क के बदले में आपको रिटर्न्स भी हाई मिलने की उम्मीद हो। तो ये कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, किन किन पैरामीटर को आपको यहाँ पर देखना चाहिए, इनके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी डिफरेंट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो आप इन वीडियोस को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं कि अगर आपकी एज 35 या 35 से ऊपर की है, तो आपको यहाँ पर एम करना चाहिए एक तरह से मोर स्टेडी रिटर्न्स का और मॉडरेट रिस्क का। वैसे तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड मॉडरेट रिस्क के अंदर नहीं आता है। हर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगर आप रिस्कोमीटर देखेंगे तो रिस्कोमीटर में वहाँ पर वेरी हाई रिस्क की रेंज में सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। लेकिन फिर भी इक्विटी के अंदर भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कंपैरेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड से कम रिस्क कैरी करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको स्टडी रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेंगे जो बड़े ब्रांड्स के हैं, बड़े फंड हाउसेस के हैं, अगर पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो हाई शार्पे रेशियो, हाई सॉर्टिनो, लो वोलेटिलिटी, लो बीटा, तो इन सभी पैरामीटर्स को देख के आप अपने लिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक आपको उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अलाइनमेंट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी। तो इस पॉइंट तक आते आते आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके टाइमलाइंस क्या हैं,
और सेकंड चीज़ है कि आपके पास आपके रिस्क प्रोफाइल है कि आप कितना रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ पर हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि कितने रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आज के टाइम पे एज एन एसआईपी या फिर रेगुलरली आपको इन्वेस्टमेंट्स कितनी करनी चाहिए जिससे कि आपका गोल अचीव हो पाए। तो अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर हर एक कैटेगरी को, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हर एक कैटेगरी के रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, तो लार्ज कैप से आप एक तरह से यहाँ पर रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 12% के आसपास के रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर कम से कम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, इनसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाएँ तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो मज़े ही आ जाएंगे। मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 15% के रिटर्न्स मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहूँगा, और लार्ज एंड मिड कैप की अगर मैं बात करता हूँ तो शायद 13.5% के आसपास के रिटर्न्स मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो वही 15 से 16% के रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 7-8 साल 10 साल के अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको 15-16% क्या सिंपली 16% ही लेके चलते हैं। फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं 14% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो फिर से वही लगभग 15% के आसपास के रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दें। अभी मार्केट क्योंकि डाउन है तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्योंकि मल्टी कैप में फिक्स्ड एलोकेशन होता है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से हो सकता है रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा मिल जाए कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये बस एक एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, ऐसा ही काम करे। उसके बाद डायनामिक एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर 10 से 11% या एक काम करता हूँ 11% के रिटर्न्स ही मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि हाँ इतने रिटर्न्स हो सकता है मिल जाएं। तो एक तरह से यहाँ पर 7 म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आप 5 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होंगे। तो अगर मैं इन सभी फंड्स का एवरेज यहाँ पर निकाल देता हूँ तो एवरेज निकल के आ रहा है यही कोई 13.8 या फिर 14% के आसपास के रिटर्न्स। अगर मैं इन्हीं रिटर्न्स को टिकट टेप की वेबसाइट पे देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैसे टिकट टेप का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप फ्री में भी टिकट टेप की वेबसाइट पर जाके ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। मेरे पास प्रो अकाउंट है तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं, फ्री में वो सब अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इक्विटी के अंदर मैंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने CAGR 5 ईयर्स के बेसिस पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप है 31% के रिटर्न्स हैं, पराग पारिक है 25% के रिटर्न्स हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप है अगेन 25% के रिटर्न्स हैं। तो बहुत से ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड हैं जो 20% के ऊपर के रिटर्न्स हमें पिछले 5 साल में दिखा रहे हैं, और मैंने जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखी है ये बहुत कम रखी है। हार्डली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से मैंने 14% के रिटर्न एक्सपेक्ट किए हैं लॉन्ग टर्म में, 10 साल 12 साल या 15 साल के ड्यूरेशन में। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 5 साल में मार्केट ने जैसे बिहेव किया है, म्यूचुअल फंड्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो एक एक्सेप्शन केस है। अगर मैं यहाँ पर एक और फिल्टर ऐड कर देता हूँ और मैं CAGR 10 ईयर्स कर देता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे अगर मैं अब इसको सॉर्ट करता हूँ तो अगेन क्वांट ऊपर है 18% के रिटर्न्स पे, पराग पारिक 17.35, JM फ्लेक्सी कैप फंड 15% एंड सो ऑन। तो मतलब रिटर्न्स एक तरह से 14% के ऊपर सिर्फ 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इतने लंबे ड्यूरेशन में 14% के ऊपर के रिटर्न्स दे पा रहे हैं, और इन ड्यूरेशन में 5 साल वो भी हैं जो कोविड के बाद के एक्सेप्शनल रिटर्न्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 18, 17, 15% के रिटर्न्स हैं ये आने वाले समय में कम हो सकते हैं अगर हम 10 से 15 साल के ड्यूरेशन को चेक करेंगे। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ पर रखी है 14% की, आप इसको 15 मान लो, मतलब इससे ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मैं एक कैटेगरी अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करता हूँ तो नहीं रखना चाहूँगा। सेम इसी तरीके से आप दूसरे म्यूचुअल फंड के जो कैटेगरीज़ हैं उनके एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं 10 साल का CAGR लगा के आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आते आते आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बातें क्लियर हो रही हैं, तो चैनल को तो यार सब्सक्राइब करना बनता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ख़राब बातें बता रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही ना करो और आगे की बातें या आगे की वीडियोज़ आप देखना पसंद ना करो। अब बात करते हैं इस वीडियो के 4th पॉइंट की, यानी कि फाइंडिंग द राइट म्यूचुअल फंड। तो इस पॉइंट तक आते आते आपके पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके गोल्स, फिर आपके अलाइनमेंट्स, और उसके बाद आ जाता है आपके रिस्क प्रोफाइल, और फाइनली
किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी से कितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से अब यहाँ पर आपको फोर्थ पॉइंट में बस वो म्यूचुअल फंड चाहिए जिस म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और जिस म्यूचुअल फंड को आप अपने किसी पर्टिकुलर गोल के साथ अटैच करके रखना चाहते हैं। तो जब बात म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की आती है तो मैं ये बात अपनी बहुत सी वीडियोज़ में पहले कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को सिर्फ उसके 5 साल के रिटर्न्स या फिर 3 साल के रिटर्न्स को देख के सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक मिस्टेक होगी। आपको सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड्स के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे कि अल्फा, बीटा, सोर्टिनो रेशियो, शार्पे रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपको सभी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अगेन मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। मैं हमेशा इन्हीं पैरामीटर्स को देख के अपनी वीडियोस में म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करता हूँ, शॉर्टलिस्ट करता हूँ। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात कि अगर आप खुद से इन म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, आपको ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं ये पैरामीटर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप टिकर टेप यूज़ कर सकते हैं, आप ईटी मनी जो वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, मतलब ऐसी बहुत सी फ्री वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ये सभी पैरामीटर्स मिल जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट नेम्स हैं, सब जानते हैं और ये सभी वेबसाइट्स फ्री हैं। आप म्यूचुअल फंड्स को वेबसाइट्स पे ही कंपेयर कर सकते हैं या फिर डेटा को डाउनलोड करके भी कंपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है रिव्यूइंग योर म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस। देखिए, जिस भी म्यूचुअल फंड को फाइनली आपने बहुत से डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट कंपेयर करके सब कुछ करके आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है और उसके अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पर एक ज़रूरी काम आ जाता है कि आप उस म्यूचुअल फंड को हर 6 महीने में या फिर कम से कम साल में एक बार रिव्यू ज़रूर करें। रिव्यू बेसिकली आपको यहाँ पर करना है उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पर उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड जो सेम कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करना है। आपको इस म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है इसी म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क के साथ कि ये जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली हर साल बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब बात एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की आती है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्टर अपना पैसा सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट करता है कि ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को कम से कम बीट तो करेगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो इतना इनफ है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड सही है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लगातार बेंचमार्क के नीचे नीचे अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जहाँ पर आपको उस म्यूचुअल फंड को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और फिर भी उस म्यूचुअल फंड की अगर परफॉर्मेंस खराब जाती है तो समय आ गया है कि आप इस म्यूचुअल फंड से निकल के किसी अच्छे दूसरे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। और म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए, जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, मैं यूज़ करता हूँ advisorkhoज.com, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। वहाँ पर जाके आप बेंचमार्क रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के। तो ये एक आसान काम है, आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देख सकते हैं कि मैंने advisorkhoज.com का कैसे यूज़ किया है। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट आता है व्हेन योर गोल इज अबाउट टू रीच। ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना है। तो वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में जब मैं टाइमलाइन का डिस्कशन कर रहा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका गोल 7 साल का है तो -2 कर दीजिए। तो अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की बात करता हूँ जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो जो भी उसका गोल है वो उस गोल में से -3 ईयर्स कर सकता है। और अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो जो भी आपका गोल है उसमें से आप कर सकते हैं -2। तो ज़रूरी ये है कि आपकी जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दें डेट म्यूचुअल फंड्स में या फिर आर्बिट्रेज फंड में। उसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप हाइब्रिड फंड में मूव कर सकते हैं, आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले म्यूचुअल फंड्स में मूव कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऐसा करने से आपने जो पीछे प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को एक तरह से आप सेफगार्ड करते हैं। इन केस अगर मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ भी ऐसी वोलेटिलिटी आती है, तो आप अपने पैसों को, अपने कॉर्पस को उस वोलेटिलिटी से बचा सकते हैं। तो भले ही आप सारा पैसा मूव ना करना चाहें, जैसे कि मैंने बताया था कि आप 70% 80% पैसा डेट में मूव कर सकते हैं या फिर हाइब्रिड में मूव कर सकते हैं, 20-25% आप इक्विटी में रख सकते हैं, यानी कि कैपिटल आपका सेफ भी हो गया और आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स इक्विटी से मिलते भी रहेंगे। तो दोस्तों ये हैं वो 6 पॉइंट्स जिनको मैं ज़रूर फॉलो करता अगर मुझे आज के टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल फ्रेश पहली बारी से स्टार्ट करना होता। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स अभी 2024 में ही स्टार्ट की हैं, नेगेटिव में आ गए हैं, या फिर अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो कि इस समय अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो अगर आप आगे चल के रिसीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।